बच्चों नमस्कार। देखो, पिछली क्लास में जहां हमारी बात छूटी थी उससे आइए हम लोग बढ़ रहे हैं। कंजंक्शन में बच्चों हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कंजंक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद में बच्चों मैंने आपको बताया था कंजंक्शन के प्रकार, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, और उसके बाद मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रकार। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है बच्चों, उसे हम 4 भागों में बांटते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको CAAI। पहला था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, और उसके अंतर्गत हमने रखा था चार ऐसे कंजंक्शन है जिनको हमने रखा था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत। साइड में होना चाहिए, उतार दीजिए आप, ठीक है। तो जो पहला कंजंक्शन बच्चों आपको बताया था मैंने, वो था क्यूमुलेटिव। और क्यूमुलेटिव के अंतर्गत, जिसको हिंदी में आपने कहा था समान पदीय संयोजक, और उसमें बच्चों हमने रखा था सबसे पहले हमने बोथ एंड, उसके बाद में एंड, फिर नॉट ओनली बट आल्सो, और उसके बाद में एज वेल एज। ठीक है बच्चों, तो बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, इनको हमने माना क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और उसके अंतर्गत हमने माना BHYS। बी का मतलब बट, एस का मतलब हावेवर, वाई का मतलब यट, और एस का मतलब स्टिल। उसके बाद में बच्चों हम आए थे इसके ऊपर, हम आगे वाली जो कंजंक्शन है जिसको नाम दिया हमने अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये बच्चों अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, आपने नोटबुक में लिखा हुआ होगा, क्योंकि हमारी इसके ऊपर आकर के बात थोड़ी ठहर गई थी। देखना, पहला सेंटेंस है नाइदर राम नोर श्याम वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। न तो राम और नहीं श्याम पार्टी में मौजूद था। न तो राम और नहीं श्याम पार्टी में मौजूद था। तो बच्चों ये आपको देखना पड़ेगा कि राम एक सब्जेक्ट है और नोर दूसरा सब्जेक्ट है। जब आप दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर से जोड़ते हैं, तो बच्चों आपको हमने बताया कि जब आप दो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते हुए मैंने क्लियर किया था कि जब आप दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, अथवा और से जोड़ते हैं, तो जो क्रिया होती है बच्चों वह हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपने देखा नाइदर राम ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब को इसके अनुसार आना चाहिए, इसलिए यहां आवाज आ रहा है। क्लियर हो गया है? नाइदर राम नोर श्याम वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। न तो राम और न श्याम पार्टी में मौजूद था। थे नहीं बच्चों, था बोलना पड़ेगा। ओके, आगे वाला सेंटेंस है स्टॉप टीजिंग, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। समय को बर्बाद करना छोड़ दो, समय को गंवाना छोड़ दो। और यू शैल हैव टू फेस द म्यूजिक वन डे, और यू शैल हैव टू फेस द म्यूजिक वन डे। तो यहां बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है कि दो ऑप्शन दिए हैं। पहले ऊपर आपको दो ऑप्शन दिए थे, न तो राम और न श्याम। मैंने ऑप्शन की बात की थी कि अल्टरनेटिव का मतलब ही ऑप्शन होता है। अल्टरनेटिव शब्द जो होता है उसको हिंदी में विकल्प कहते हैं। ये विकल्प बोधक संयोजक है। तो बच्चों पहले दो ऑप्शन थे, राम, या तो राम पार्टी मौजूद रहा होगा या श्याम रहा होगा। हमने दोनों के लिए इनकार किया, न तो राम और नहीं श्याम। दोनों ऑप्शंस को हमने सही से खारिज किया। ओके, दूसरा सेंटेंस आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, या फिर क्या करो, या फिर आने वाले एग्जाम के अंदर फेल होने के लिए तैयार रहो। ऐसा कुछ इसमें है। देखो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, अपना अमूल्य समय गंवाना छोड़ दो, और यू शैल हैव टू फेस द म्यूजिक वन डे, या आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बच्चों संगीत का सामना करना, और संगीत से मेरा तात्पर्य है कि टू फेस द बैड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी बुरे परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहो। या तो अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, या दो ऑप्शन, या फिर बुरे परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहो। आगे देखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ और एक कंजंक्शन है, और ये क्या कर रहा है, ये दो चीजों को जोड़ रहा है। एक तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम, एक ऑप्शन तो यह है, और दूसरा यह है कि बी रेडी टू फेस द म्यूजिक वन डे, या फिर किसी दिन बुरे परिणामों का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। राकेश वांट्स टू बाई आइदर ए स्कूटर और ए मोटरसाइकिल। यहां बच्चों आपने देखा कि हमने आइदर से, आइदर और से जोड़ा है। एक तो ए स्कूटर है और एक मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो यहां बताया गया है कि राकेश वांट्स टू बाई आइदर ए स्कूटर और ए मोटरसाइकिल। राकेश जो है दोनों में से एक खरीदना चाहता है, या तो स्कूटर खरीदना चाहता है या मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है। और बच्चों आगे वाला सेंटेंस, आई टॉट नाइदर सुधा नोर राधा। मेरे पास में दो ऑप्शन है कि मैंने या तो राधा को पढ़ाया होगा या मैंने सुधा को पढ़ाया होगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आई टॉट नाइदर सुधा नोर राधा, न तो मैंने राधा को पढ़ाया और न मैंने सुधा को पढ़ाया। ओके बच्चों, आगे वाला सेंटेंस, आइदर यू और राकेश, या और भी लगाना पड़ेगा बच्चों, ओ आर। आइदर यू और राकेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इस लॉस के लिए या तो आप जिम्मेदार हैं या राकेश जिम्मेदार। देखो बच्चों, इस लॉस के लिए या तो आप जिम्मेदार हैं या फिर राकेश जिम्मेदार है। तो बच्चों इस तरीके से आपने निष्कर्ष निकाला कि ये जितने भी मैंने बताया आपको कंजंक्शंस, इन कंजंक्शंस की विशेषता क्या है, इनको आप कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। क्या कहते हैं बच्चों? अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुनने या दोनों ऑप्शंस को नकारने की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शंस को चुनने तो ऑप्शंस को नकारने की बात करते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं देखो आप,
ऐसी बात हुई थी हमारे बीच में। तो बच्चों इसका मतलब नाइदर नोर होगा, नाइदर नोर, और आइदर और, इसी का मतलब हो सकता है एल्स, और ओ का मतलब होगा बच्चों और या अदरवाइज, और या अदरवाइज, ऐसा इसको बोल सकते हैं। तो डबल ओ कर सकते हो आप। तो ये जो कंजंक्शन है बच्चों ये इस श्रेणी में आएंगे। ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे NEEO, इन्हें बच्चों आपको कौन सी श्रेणी में रखना पड़ेगा? इनको आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शन वाली श्रेणी में रखना पड़ेगा। अब बच्चों ये तो साधारण बात, अगर आपने उतार लिया है तो साधारण नहीं बल्कि है साधारण बात है। और जो साधारण बात है, जिस तरीके से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछते हैं वो साधारण है। मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको बताता हूं किस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे। पहले वाले 2 सेंटेंस मिटा रहा हूं मैं, देखना। देखो पहला सेंटेंस, राम वाज, और यह लिखा बच्चों हमने, चलो प्रेजेंट कर दिया, राम वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। ये सेंटेंस दे दिया आपको, सिंपल सेंटेंस है। दूसरा फिर दे रहा हूं, श्याम वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। 2 सेंटेंस दे दिए बच्चों, दोनों सिंपल सेंटेंस है। और आपको ये कहा गया है कि इन दोनों जो सेंटेंसेस को, बोथ द सेंटेंसेस आर द सिंपल सेंटेंसेस, दोनों सिंपल सेंटेंसेस है, एंड यू आर आस्क्ड टू ज्वाइन और टू कनेक्ट बोथ द सेंटेंसेस यूजिंग ए सूटेबल कंजंक्शन। और एक सूटेबल कंजंक्शन की सहायता लेते हुए या एक सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे बच्चों? देखो ये राम अलग है, ये श्याम अलग है, बाकी पार्ट तो पूरा कॉमन है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें नोट नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसको आइदर से जोड़ सकते हैं। अगर आपको आइदर और दिया तो आप कैसे जोड़ेंगे? देखो आइदर, ये आ गया साहब आइदर। इसके बाद पहला सब्जेक्ट रखो राम, आइदर राम, फिर लगाओ और, आइदर राम और, फिर दूसरा सब्जेक्ट लाओ श्याम। ठीक है बच्चों। अब वाज प्रेजेंट एट द पार्टी का प्रयोग करना पड़ेगा। और बच्चों मैंने वाज का प्रयोग किया और मैंने वर का प्रयोग नहीं किया। वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, ऐसा बच्चों मैंने क्यों किया? आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली बात याद आ जानी चाहिए कि जब आप आइदर और की सहायता से या नाइदर नोर की सहायता से या नॉट ओनली बट आल्सो की सहायता से या और की सहायता से बच्चों जब आप दो कंजंक्शन, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो बच्चों जो वर्ब होती है वो हमेशा किसके अनुसार आती है? वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट या क्रिया हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट, वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो बच्चों आपने देखा कि इसमें जो क्रिया के पास वाला सब्जेक्ट वो श्याम है, और आपने देखा कि श्याम सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। और बच्चों आपको याद होगा कि सिंगुलर वर्ब वह होती है जो अपने अंत में हमेशा एस लेकर के आती है। तो इस तरीके से बात क्लियर हो जानी चाहिए। ओके बच्चों, आगे वाला सेंटेंस देखो। अगर बच्चों इसमें नाइदर का अगर यहां नोट दे दिया जाए राम वाज नोट, तो आप क्या करोगे? यहां नाइदर करोगे नाइदर राम नोर श्याम, इधर भी नोट आ जाए इधर भी नोट आ जाए, तो आप क्या करोगे? नाइदर श्याम, नाइदर राम नोर श्याम वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। समझ में आ रहा है? अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नाइदर नोर से जोड़ना चाहिए, लेकिन बच्चों अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तब आपको उसे किससे जोड़ना चाहिए? तब आपको उसे आइदर और से जोड़ना चाहिए। और आप अच्छे से समझ लीजिए कि नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, और आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। उसी तरीके से बच्चों एनी वन का मतलब होता है अनेक में से कोई एक, और बच्चों एनो एनी नन का मतलब होता है अनेक में से एक भी नहीं। ठीक है? अनेक में से एक भी नहीं तो नन का प्रयोग होगा, और अगर दो अनेक में से एक भी नहीं तो नन का प्रयोग होगा, और दो में से एक भी नहीं तो नाइदर का प्रयोग होगा, और अनेक में से कोई एक तो एनी वन का प्रयोग होगा, और अनेक में से एक भी नहीं, अनेक में से कोई एक तो एनी वन का प्रयोग होगा, और दो में से कोई एक तो बच्चों आइदर का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो आइए बढ़ेंगे हम लोग। अब बच्चों जैसे मैंने आपको इसी सेंटेंस को मैंने कहा कि राकेश वांट्स टू, इधर दूंगा मैं ऑब्जेक्ट में, तो राकेश वांट्स टू बाई ए स्कूटर, ही वांट्स टू बाई ए मोटरसाइकिल। देखना आप इसको यो कर सकते हैं, राकेश वांट्स टू बाई ए स्कूटर,
ही वांट्स टू बाई ए मोटरसाइकिल। क्लियर हो गया बच्चों? ये दो सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं और दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, क्योंकि इधर राकेश आ रहा उधर ही आ रहा है, इन दोनों को कॉमन ही माना जाएगा। बात को समझना बच्चों, क्या बोला मैंने? बात को यह समझना कि राकेश वांट्स टू बाई ए स्कूटर, और यह क्या कर दिया बच्चों, हमने राकेश की जगह ही लगा दिया। तो ही को आप अलग मत समझो, क्योंकि ही तो राकेश का प्रोनाउन है। तो ही वांट्स टू बाई ए, तो आपने देखा बच्चों यहां तक का पार्ट तो कॉमन है, यहां तक का पार्ट तो कॉमन है। तो बच्चों यहां तक का पार्ट कॉमन है, तो आपको पहले ये उतारना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप आइदर और का प्रयोग करोगे। कैसे? देखो, राकेश इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, आप कहोगे साहब इधर तो राकेश उधर ही आ रहा है। ही को बच्चों आप राकेश ही समझें, क्योंकि ही एक प्रोनाउन है, उसका प्रयोग राकेश के अर्थ में हुआ है, इसलिए आपको ही शब्द को राकेश से अलग समझने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो राकेश, और ये आ गया बच्चों वांट्स, राकेश वांट्स टू बाई, यहां तक का पार्ट कॉमन है। अब बच्चों ए वाला पार्ट कॉमन तो है, लेकिन ए को हम कॉमन इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ए की अलग से अपनी कोई हस्ती नहीं है। ए तो जो है बच्चों स्कूटर का पार्ट एंड पार्शल है। उसी तरीके से आगे वाले में जो ए है बच्चों, वह तो मोटरसाइकिल का पार्ट एंड पार्शल है। मेरा मतलब वो उसके साथ है, वो है तो वो है, वो नहीं है तो वो नहीं है। नो नाउन नो आर्टिकल। डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद है? नो नाउन नो आर्टिकल। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो राकेश वांट्स टू बाई, अब बच्चों आपको अलग अलग आ गए ना, तो ये पहला अलग, ये दूसरा अलग। मैंने एक्चुअली आपको यह समझाया था कि कभी कभी तो क्या होता है कि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो आप क्या करते हो, कंजंक्शन का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए करते हो। कई बार आगे वाला पार्ट तो कॉमन होता है, लेकिन जो पीछे वाला, मेरा मतलब ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, वो डिफरेंट होता है। जो डिफरेंट पार्ट है बच्चों, उसी को तो आप कंजंक्शन की सहायता से जोड़ोगे। जो कॉमन पार्ट है उसको यूं कहीं जस का तस, सेम टू सेम उतार दिया जाता है। क्लियर? तो राकेश वांट्स टू बाई, क्या करना पड़ेगा आपको? आइदर। राकेश वांट्स टू बाई आइदर ए स्कूटर और ए मोटर साइकिल। कोई समस्या नहीं है, यहां तक कोई समस्या हो ही नहीं सकती। कैसे होगी समस्या? अब बच्चों मैं आपको कहता हूं कि इधर देखो, आई डिड नॉट टीच राधा, मैंने राधा को नहीं पढ़ाया। फिर कह रहा हूं आई डिड नॉट टीच सुधा, मैंने सुधा को भी नहीं पढ़ाया। बात को समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? मैं ये कह रहा हूं कि आई डिड नॉट टीच राधा, मैंने राधा को नहीं पढ़ाया। आई डिड नॉट टीच सुधा, मैंने सुधा को नहीं पढ़ाया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें आपको करना है नाइदर नोर का प्रयोग। बात को अच्छे समझना बच्चों, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इसमें परिवर्तन इसलिए होगा बच्चों क्योंकि जब आप नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे तो नोट तो हटेगा। नोट इसलिए हटेगा क्योंकि नाइदर नोर में नोट छिपा हुआ है, और बच्चों जब नोट हटता है तो डिड भी हट जाता है। समझ में आ रही है? नोट का प्रयोग तभी तो होगा जब डिड आएगा। मेरा मतलब डिड का प्रयोग तभी तो होगा जब नोट आएगा। और बच्चों आप तो जानते हैं नोट अकेला कभी नहीं आता है। नोट जब भी आता है तो अपने 24 दोस्तों में से किसी एक को अपने साथ लेकर के आता है, और अगर आपने नोट को हटा दिया तो पक्का डिड भी हट जाएगा। और जब डिड हटेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी। अगर डिड हटेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी, और अगर डज हटेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जुड़ेगा। क्लियर? ओके, तो देखना पड़ेगा। आई, ये बच्चों कॉमन पार्ट है, इधर भी आई उधर भी आई। तो आई, ये जो डिड नॉट टीच है बच्चों, इसके स्थान पर आपको टॉट कर, आई टॉट, केवल इतना करना पड़ेगा और नॉट को हटाना पड़ेगा। जब नॉट को हटाओगे तो डिड हटेगा, और जब डिड हटेगा बच्चों तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी, आई टॉट। अब बच्चों ये पार्ट अलग वो पार्ट अलग, इसलिए आपको कहना पड़ेगा आई टॉट नाइदर। ठीक है बच्चों? और इस नाइदर के कारण ही तो मैंने नोट को हटाया है, क्योंकि नाइदर में नोट का भाव आ गया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा आई टॉट नाइदर, आई टॉट नाइदर राधा, आई टॉट नाइदर राधा नोर सुधा, मैंने न तो राधा को पढ़ाया है और ना मैंने सुधा को पढ़ाया है। न तो मैंने राधा को पढ़ाया है और न मैंने सुधा को पढ़ाया है। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो कंजंक्शन होते हैं, मेरा मतलब जो बताया आपको अभी अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तो इसमें कौन कौन से आते हैं अभी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आपने देखा बच्चों नाइदर नोर, ये क्या करता है, ये दो ऑप्शंस को सरे से खारिज करने की बात करता है कि न तो ये न वो, न तो चाय पसंद है मुझे ना कॉफी पसंद है मुझे। ठीक है? उसी तरीके से आइदर और। ठीक है? छोटे बच्चे से पूछा गया कि तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी, बच्चा बोला ना तो मुझे चाय पसंद है ना मुझे कॉफी पसंद है, मुझे तो टॉफी पसंद है। आइदर और जो है बच्चों, तो आइदर और का मतलब ये होता है दो में से कोई एक ऑप्शन चुनना, दो में से कोई एक ऑप्शन चुनना। आपको पता है कि जो नेपोलियन था उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो जब भी आता था तो अपने सैनिकों से अपने 3 सवाल पूछता था
जब भी नेपोलियन आता था तो अपने सैनिकों से 3 सवाल पूछता था, और एक बार उसकी सेना में एक नया सैनिक आ गया, और बच्चों जैसे इंडिया का निवासी इंडियन होता है, इन द सेम वे जो स्वीडन देश का निवासी होता है उसे स्वेड कहते हैं। तो जो स्वेड है, एक स्वेड जो है उसकी फौज के अंदर उसकी आर्मी में भर्ती होने के लिए आ गया, और सैनिकों ने उसको पढ़ाया कि ऐसी बात है, आपको हम फौज में भर्ती तो कर रहे हैं क्योंकि आप फौज में भर्ती होने के लिए डिजर्व करते हैं, आप हर तरह से योग्य हैं, परंतु प्रॉब्लम यह है कि जब नेपोलियन की आपसे मुलाकात होगी तब वो क्या करेंगे, नेपोलियन आपसे अपने 3 सवाल पूछेंगे। तो उनको 3 सवाल अंग्रेजी में याद करवाने का प्रयास किया गया। उनके 3 सवाल क्या थे? उनके 3 सवाल बच्चों एक तो ये थे कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ माय लास्ट 2 कैंपेन्स, क्या तुमने मेरे पिछले 2 सैनिक अभियानों में से किसी एक में भी हिस्सा लिया है, भाग लिया है? एक सवाल उसका हुआ करता था कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है। और तीसरा सवाल उसका हुआ करता था, एक सवाल तो ये हो गया हाउ ओल्ड आर यू, और दूसरा सवाल उसका हो जाता था कि हैव यू पार्टिसिपेटेड और हैव यू टेकन पार्ट इन एनी ऑफ माय लास्ट 2 कैंपेन्स, क्या मेरे जो पिछले 2 सैनिक अभियान हैं उनमें से किसी भी एक सैनिक अभियान के अंदर जो है तुमने भाग लिया है क्या। दूसरा सवाल उसका ये हुआ करता था, और तीसरा भी उसका एक सवाल हुआ करता था। तो बच्चों इस तरीके से उसके 3 सवाल हुआ करते थे, और तीनों सवाल जो है उसको वो पूछता था अपने नए सैनिक से। तो हुआ ये कि जब उस स्वेड को वो सारे के सारे याद करवाने की कोशिश की गई तो सारे सवालों को याद नहीं कर पाया। जब सारे सवाल उसको याद नहीं हुए तो सैनिकों ने सोचा कि इसको केवल उत्तर याद करा देते हैं, और उसको केवल उत्तर याद करा दिए। एक का उत्तर तो क्या, बहुत सार, बहुत सार का मतलब दोनों सैनिक अभियानों के अंदर मैंने भाग लिया है। एक का 30 ईयर्स सर, 30 ईयर्स का मतलब 30 साल मेरी उम्र है, 30 साल मेरी उम्र है। और एक का बता दिया बहुत सर, और एक का बता दिया 30 ईयर्स सर, उम्र कितनी है। बहुत सर का मतलब तो दोनों सैनिक अभियानों में भाग लिया है, उसका उत्तर तो ये हो गया। और एक उत्तर ये हो गया कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसका जवाब उसको देना है कि साहब देखो बच्चों, अब चल रहे हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखो लिखना पड़ेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हिंदी में बताया मैंने आपको, इनको हिंदी में कहते हैं व्याधिकरण संयोजक। कौन कौन से? देखो सबसे पहले लिखा बच्चों ने दैट, दैट के नीचे जो लिखा हुआ वो है इन ऑर्डर दैट या सो दैट। मैं एक एक के अर्थ में समझाऊंगा आपको, आप लिखते चलेंगे इन ऑर्डर दैट या सो दैट। उधर देखो बच्चों एज लिखा है, सिंस लिखा है, आल्दो लिखा है, लेस्ट लिखो, अनलेस लिखो,
ये है बच्चों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखो आप सबसे पहले आपने लिखा दैट, और दैट का मतलब बच्चों आपने आज तक पढ़ा वह है, लेकिन कंजंक्शन की सेंस में जब भी आप दैट का प्रयोग करेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि। जैसे आप बच्चों प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि आई बेग टू से दैट, नम्र निवेदन है कि आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं बीमार हूं इसलिए मैं विद्यालय में नहीं आ सकता हूं, ऐसे आप लिखते हैं। तो दैट शब्द जो आपको बच्चों जब मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाया तो मैंने आपको कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब वो रिपोर्टेड स्पीच को जिस कंजंक्शन से जोड़ते हैं वो क्या होता है, साधारणतः दैट होता है। और ऐसे में बच्चों दैट किसका काम, दैट का जो हिंदी अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, वो की निकलता है। और बहुत अच्छे से आपको मैंने क्लियर किया था कि जब आप दैट की सहायता से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं बच्चों, तो जो लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वह हमेशा कौन सा होता है, वह हमेशा जो लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वह हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। बच्चों यहाँ ये समझें आप कि ये जितने भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं ऑल दीज आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये सारे जो है ये व्याधिकरण संयोजक हैं। और जब इनकी सहायता से आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और बच्चों जो लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा अर्थात जो बड़ा वाक्य बनकर के आपके सामने आएगा वह हमेशा ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, जिसे आप हिंदी में मिश्र वाक्य कहते हैं। अच्छा बच्चों एक एक का मीनिंग समझाता हूं। इन ऑर्डर दैट या सो दैट, इसको हिंदी में कहेंगे बच्चों ताकि, देखना आप। ओके, लेस्ट का मतलब होगा हिंदी में कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, ये हो गया लेस्ट। अनलेस यानी होता है बच्चों यदि नहीं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। और अंटिल या टिल का मतलब होता है तक या तलक, तक या तलक, एक ही मतलब होता है दोनों। ओके, और ये ध्यान है बच्चों, ये जब कंजंक्शन का काम करता है तो इसका मीनिंग होता है से या की, से या की तुलना में। जैसे मैं कहता हूं कि शिल्पा राज से लंबी है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शिल्पा राज की तुलना में अधिक लंबी है। ओके, ये बच्चों एज इफ है और एज दो है, इसको हिंदी में कहेंगे मानो की, मानो की। जैसे वह ऐसे चलता है मानो कि वह लंगड़ा हो, वह हमसे ऐसे बात करता है मानो कि वह बहुत करोड़, मानो कि वह करोड़पति हो, इस तरीके से हम बोलते हैं बच्चों एज इफ। और एज एज या सो एज, इसका अर्थ होता है हिंदी में उतना जितना, इसका हिंदी में अर्थ होगा उतना जितना। जैसे मैं आपको कहता हूं कि बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो आई इज द एरोप्लेन्स, पक्षी उतना ऊंचा नहीं उड़ते हैं आसमान में जितने की एरोप्लेन्स या जो हवाई जहाज है, विमान है, वो आसमान में उड़ते हैं। पक्षी आकाश के अंदर उतना ऊंचा परवाज नहीं बढ़ते हैं जितनी ऊंची कौन बढ़ते हैं, हवाई जहाज बढ़ते हैं। उसी तरीके से मैं आपको कहता हूं कि शिल्पा इज एज ब्यूटीफुल एज तब्बू, हमने कहा कि शिल्पा इज एज ब्यूटीफुल एज तब्बू, तो हमारा कहने का भाव अर्थ है बच्चों कि हमने दो व्यक्तियों की हमने क्या उतना जितना का प्रयोग करते हुए हमने जो है किसी भी क्वालिटी के अंदर, किसी भी गुणवत्ता के अंदर हमने उनकी तुलना करते हुए उनका साम्य बताया है, हमने उनकी समानता या उनकी इक्वेलिटी बताने की कोशिश की। आगे देखेंगे हम लोग, उसे आगे देखिए, आगे सेंटेंस बच्चों इफ प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है काश। क्या होता है, काश अथवा अगर, काश अथवा अगर इसका मीनिंग होता है। आगे आ रहा बच्चों एज, ये जो अकेला एज आता है इस एज का मतलब होता है जैसा, जैसा कि। जैसे मैंने आपको कहा कि एज आई एम बिजी, जैसा कि मैं व्यस्त हूं, आई कांट स्पेयर सम टाइम फॉर यू, आई कांट स्पेयर एनी टाइम फॉर यू, एज आई एम बिजी, एज आई एम बिजी, आई कांट स्पेयर एनी टाइम फॉर यू एट दिस टाइम, जैसा कि मैं व्यस्त हूं इस समय मैं आपके लिए तत्काल क्या नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल भी टाइम स्पेयर नहीं कर सकता हूं, आपके लिए समय नहीं निकाल सकता हूं। ओके, सिंस का मतलब होता है बच्चों चूंकि। आपने जब टेंस पढ़े थे तो मैंने टेंस का आपको सिंस का मतलब दूसरा बताया था, सिंस का मतलब से बताया था। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सुबह से शाम से, उस सेंस में तो बेशक सिंस का मतलब वही होता है जो हमने बताया है, पर बच्चों सिंस जो है कई बार कारण बताता है, इसलिए उसका मीनिंग चूंकि होता है। जैसे सिंस आई एम बिजी, जैसा कि मैं व्यस्त हूं, चूंकि मैं व्यस्त हूं, आई कांट स्पेयर एनी टाइम फॉर यू एट दिस टाइम, इसलिए मैं आपके लिए वर्तमान समय के अंदर टाइम नहीं निकाल सकता हूं, तो वही बात आ गई है। ओके बच्चों, आइए देखेंगे हम लोग। आल्दो का मतलब होता है हाला, हाला ऊपर बिंदी और की। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको यद्यपि, यद्यपि शब्द का प्रयोग भी होता है हालांकि, यद्यपि। और बिफोर का मतलब जानते हो बच्चों, बिफोर यानी पहले होता है, और आफ्टर का मतलब बाद में होता है। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ज्यों ही, ज्यों ही की, ज्यों ही मैंने उसको देखा की, ऐसा कुछ। और एज लॉन्ग एज का मतलब होता है बच्चों जब, जब तक की, जब तक की। और ये जो हार्डली वैन या स्केयर्सली वैन, इन दोनों के साथ वैन आता है। हार्डली वैन या स्केयर्सली वैन का प्रयोग जब बच्चों होता है तो यहां पर आपको देखना चाहिए हार्डली वैन या स्केयर्सली वैन अगर आ रहा है तो इसका हिंदी में अर्थ होगा मुश्किल से,
मुश्किल से और फिर खालिस्तान और की। ओके, ये वैन का मतलब कब नहीं होगा, जब होगा। वेयर का मतलब कहां नहीं होगा, जहां होगा। हु का मतलब कौन नहीं होगा, जो होगा, जो या जो की, जो या जो की या जिसने। ओके, और विच का मतलब भी यही है, लेकिन हु का प्रयोग आप जानते हैं मनुष्य के लिए होता है, विच का प्रयोग जानवरों तथा निर्जीव वस्तु के लिए होता है, दैट का प्रयोग सबके लिए होता है। वाइल का मतलब जबकि होता है, वाइल का मतलब जबकि होता है। और वेदर का मतलब बच्चों आप जानते हो कि वेदर का प्रयोग आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब वाक्य को बदलते हो तो वेदर का प्रयोग करते हो कंजंक्शन के सेंस में। ठीक है बच्चों, कंजंक्शन के सेंस में आप क्या करते हो, वेदर का प्रयोग करते हो। लेकिन वेदर की एक खास बात है कि यहाँ वेदर अपने साथ में और लेकर के आता है, जिसका मीनिंग होता है चाहे या। चाहे या का मतलब ये हुआ कि आई विल सेट अप दिस बिजनेस वेदर यू हेल्प मी और नॉट, मैं इस बिजनेस को सेटअप करके रहूंगा चाहे आप मेरी सहायता करो या ना करो। उतारना बच्चों, एक बार उतारो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे याद होने चाहिए आपको। देखो मैं बोलता जा रहा हूं, आप उतारते जा रहे हैं। एक छूट गया हमसे बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं नो सूनर देन, नो सूनर देन। नो सूनर देन का प्रयोग भी करो। नो सूनर देन का मतलब भी होता है बच्चों मुश्किल से, मुश्किल से की, ऐसा इसका मीनिंग भी है, मुश्किल से की, जो ही की। अब देखना, दैट यानी की सबने उतारा होगा, THAT, दैट बने की। इन ऑर्डर दैट या सो दैट, इन ऑर्डर दैट या सो दैट का मतलब क्या बताया आप लोगों को हमने, इन ऑर्डर दैट या सो दैट का मतलब बताया बच्चों ताकि। और लेस्ट का मतलब बताया बच्चों आपको कहीं ऐसा न हो कि। अनलेस का मतलब बताया यदि नहीं। अंटिल या टिल का मतलब बताया तक या तलक। और देन का मतलब बच्चों बताया आपको से या की तुलना में। एज इफ या इस दो का मतलब मानो की। एज एज या सो एज का मतलब उतना जितना। इफ प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, तीनों का मतलब होता है काश अथवा अगर, काश अथवा अगर। और बच्चों आपने देखा एज का मतलब जैसा की है, सिंस माने चूंकि है, आल दो माने हालांकि है या यद्यपि भी कहते हैं इसे, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, एज सून एज माने ज्यों ही की, और एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक की, नो सूनर देन का मतलब मुश्किल से की, और बिकॉज का मतलब बताया बच्चों आपको क्यों की। बिकॉज यानी क्या होता है, बिकॉज यानी होता है क्यों की। ओके, हार्डली या स्केर्सली के बाद में वैन आता है और इसका मीनिंग होता है मुश्किल से कि। ये देखो बच्चों, इस तरीके से आपने देखा कि इन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या कहलाते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। क्या काम करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बच्चों हमेशा दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हो, और जो लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है बच्चों वो हमेशा कौन सा होता है, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी में मिश्र वाक्य एक पहचान अच्छे से याद रखो बच्चों। हिंदी में अगर किसी भी वाक्य के बीच में ये आ जाए, चूंकि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, मुश्किल से की, हालांकि, किसी भी रूप में बच्चों अगर इससे ये की आ रहा है तो हिंदी में समझ लेना चाहिए कि वो वाक्य मिश्र वाक्य ही है। ठीक है बच्चों, तो आज की बात यही, सब बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।